हेलो दोस्तों, मैं अजय चौहान आपका द इन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपके ओबी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज आपका इनकम टैक्स का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों चलिए, आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है और जहां तक मुझे पता है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को लेके इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें आपको समझा देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, और जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। दोस्तों मैं आपको 4 सबसे इजी क्वेश्चंस बताता हूँ, वो आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, और अगर आपने कर दिया है तो आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया है। जैसे कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द concept of partial integration of agriculture income with the total income for computation of tax liability, explain it with the example। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एग्रीकल्चर इनकम नाम से आपका एक टैक्स में चैप्टर है और इसमें एक टॉपिक होता है दोस्तों पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को लेकर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ये तब एप्लीकेबल होता है दोस्तों जब किसी असेसी के पास एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और उसके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। पार्शियल इंटीग्रेशन का टॉपिक तब एप्लीकेबल होता है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन वाले पॉइंट में या इस वाले केस में हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 स्टेप्स करेंगे। पहले आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे। मानो आपका एग्जांपल है जिसमें आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 7 लाख। 7 लाख आपकी टोटल इनकम आ गई, उस पर आप स्लैब रेट एप्लीकेबल करके अपनी इनकम काउंट करोगे, इससे टैक्स निकल जाएगा। दूसरा आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम को लोगे जो कि आपकी 4 लाख थी, प्लस जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, अगर एक पर्सन 60 ईयर्स तक का है, उसकी एज 60 ईयर्स तक की है, तो उसके लिए एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, और 60 से 80 के बीच में तो उसकी एग्जम्पशन लिमिट हमारे पास 3 लाख है। और अगर उसकी एज 80 प्लस यानी कि वो सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाता है तो उसके लिए एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख है। जो भी केस होगा, अगर आप एग्जांपल में 60 साल देते हो तो 60 साल दीजिए। अगर हमने दिया कि वो 60 साल का है तो 4 लाख उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी, प्लस उसकी 2.5 लाख रुपए क्या थी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी। दोनों को ऐड करोगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, 6,50,000। अब ये 6,50,000 पे स्लैब रेट एप्लीकेबल करके आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। पहला स्टेप में क्या किया, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को लेकर हमने टैक्स कैलकुलेट किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो भी एप्लीकेबल होगी उसको लेके किया। तो पहला स्टेप माइनस दूसरा स्टेप करोगे, जो इन दोनों टैक्सेस में से पहले स्टेज में टैक्स जो आया है उसमें से दूसरे स्टेज का टैक्स माइनस कर दोगे, जो टैक्स हमारे पास आएगा वो आ जाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी। इसी को आपको क्या दे रखा है, पहले आपको इसको थ्योरी में समझाना है और एक एग्जांपल देके समझाना है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करिएगा। आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना दोस्तों जो बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला इसमें बोला है कि अमन ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस इन नोएडा। नोएडा में उसका एक घर है विच लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट 30,000। उसने अपना एक घर जो कि नोएडा में है 30,000 रुपये पर मंथ पे लेट आउट किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, और उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी असेसमेंट ईयर 2019-20। दोस्तों असेसमेंट ईयर 2019-20 है, प्रीवियस ईयर क्या होगा, 18-19 होगा इसका, तो हमें 18-19 प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करनी है। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक चार्ट होता है, एक फॉर्मेट होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं GAV, उसमें से हम माइनस करते हैं क्या, म्युनिसिपल टैक्सेस। जब हम GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 2 डिडक्शन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हमें मिलती है 30% ऑफ NAV, डायरेक्ट है दोस्तों, कोई भी खर्चा नहीं, NAV जो आया उसका 30% लेके माइनस कर दो। दूसरी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हमने घर बनाने के लिए, घर रिपेयर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमने लोन लिया था उसके इंटरेस्ट की जो पेमेंट करते हो उसकी डिडक्शन मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, इनमें से जो ज़्यादा होगा वो ले लोगे, जो कि आया आपका 4,20,000 दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है,
जो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट में से जो हायर होता है वो आप ले लोगे 4,20,000। फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि क्या है 3,80,000। तो दोस्तों हमारा इन दोनों में से जो हायर आएगा वो और स्टैंडर्ड रेंट 380, इन दोनों में से जो लोअर होता है हम वो लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3,80,000। ये 3,80,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा दोस्तों। और एक्चुअल रेंट हमारा क्या है, एक्चुअल रेंट हमारा 30,000 पर मंथ के हिसाब से 3,60,000। तो 3,80,000 और 3,60,000 विच एवरेज हायर, जो इन दोनों में से ज़्यादा होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा, जो कि हमारे केस में क्या है 3,80,000। तो हमारा जीएवी आ जाएगा 3,80,000। उसके बाद जीएवी में से हम क्या माइनस करते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस के बारे में डिटेल दी हुई है। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय अमन ऑन 7 दिसंबर 2018 30,000। उसने 30,000 म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया है 7 दिसंबर 2018 को, जिसमें से 30,000 में से जो 5,000 है दोस्तों वो पिछले साल का है, 2017-18 का है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि म्यूनसिपल टैक्सेस की जो डिडक्शन है वो ड्यू बेसिस पे नहीं मिलती, हमें पेड बेसिस पे मिलती है। यानी कि 2016-17 में ये 5,000 रुपये की हमें डिडक्शन नहीं मिली होगी तो वो इस साल मिल जाएगी। इसलिए जो टैक्स आप माइनस करोगे म्यूनसिपल टैक्सेस, ध्यान रखना 30,000 माइनस करना है, 25,000 माइनस नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा। आगे देखो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 21 जनवरी 2019 20,000। इसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आता है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में ही आ जाता है। जो छोटे मोटे आप खर्चे करते हो घर के ऊपर घर के लिए, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में आते हैं। तो हमारा एनएवी जीएवी कितना था 3,80,000, उसमें 3,80,000 3,80,000 में से हम लोग 30,000 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा एनएवी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3,50,000 आ जाएगा दोस्तों। अब एनएवी में से क्या करोगे, एनएवी का 30% लोगे, 30% लेके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस कर दोगे। फिर अगली डिडक्शन आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगली जो डिडक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो देखिए क्या करते हैं हम, एक पर्सन जो हमारा असेसी था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है अमन, तो वो करता क्या है, उसने अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया था 20 लाख का। लोन लिया गया था 1 अगस्त 2015 को 10% पर एनम, और एसबीआई से लिया हुआ था। अब आगे ये डिटेल कहता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2019, 31 जनवरी 2019 को उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। एंटायर अमाउंट ऑफ लोन वाज पेड ऑन 31 जुलाई 2018, जबकि कंस्ट्रक्शन से पहले ही पूरे लोन की पेमेंट हो चुकी है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन मिलती है वो 2 तरीके से मिलती है। एक, हमें पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, दूसरा हमें करना होता है दोस्तों पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पता होना चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ बोरोइंग से और वो ख़त्म होता है 31 मार्च प्रायर टू दी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द हाउस और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन। इन दोनों में से जो पहले हो गया होगा उससे पहले वाला जो 31 मार्च है। हमारे केस में दोस्तों कंस्ट्रक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है, लोन की पेमेंट पहले हो चुकी है, तो हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा होगा 1 अगस्त 2015 से लेकर 31 मार्च 2018। ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा। इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे और दूसरी तरफ आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का। दोस्तों 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जुलाई 2018, ये जो 4 महीने हैं अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें भी आपने लोन यूज़ किया है, इसलिए आपको इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ा होगा, तो इसकी आपको डिडक्शन भी मिलेगी। तो 2 निकालेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन आ जाएगी, माइनस करेंगे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसके आगे देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 करिएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल आपने दिया था सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। इसने क्या बोला है, एक हमारा असेसी है देवेंद्र, उसकी इनकम से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। पहला दिया है सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 विदाउट इंक्लूडिंग कैश गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सैलरी दी हुई है उसको, बट जो कैश गिफ्ट मिला है उसे एम्प्लॉयर से वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, वो हमें दिया हुआ है 3,66,000।
इसकी सैलरी, और कैश गिफ्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 30,000। दोस्तों अगर एम्प्लॉयर से कोई भी गिफ्ट 5,000 से ज़्यादा का मिलता है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो दोस्तों सैलरी की जो इसका इनकम होगी वो 8,66,000 प्लस 30,000 मिला के यानी कि 8,96,000 हो जाएगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है गिफ्ट फ्रॉम फादर्स ब्रदर 60,000, यानी कि जो पापा के भाई हैं, जो आपके चाचा जी ताऊ जी हैं, उनसे 60,000 हमें गिफ्ट में मिला है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है अगर रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, और जो फादर्स ब्रदर है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। आगे देखिए, आगे आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम कितनी, 3,60,000। क्वेश्चन में बोला कंप्यूट देवेंद्र टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। असेसमेंट ईयर 2019-20 का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर 18-19। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 8,96,000, यानी कि इन दोनों चीज़ को ऐड करोगे आप। उसके बाद इसकी तो हमें कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम 8,96,000 हो जाएगी। तो उसमें डिडक्शन हमें कोई दी नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो नेट टोटल इनकम भी हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, 8,96,000। अब क्या करोगे आप, उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड करोगे 3,60,000। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड करोगे, स्लैब रेट लगाओ, टैक्स निकालो, पहला ये निकल गया। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम 3,60,000 प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख हो गया हमारे केस में, इन दोनों को ऐड करके टैक्स निकालोगे स्लैब रेट लगा के, दोनों टैक्स निकल जाएगा। पहले वाले स्टेप में से जो टैक्स निकला है और दूसरे वाले स्टेप में जो टैक्स निकला है वो माइनस कर दोगे, जो भी टैक्स आएगा वो नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी और वो हमें पे करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक क्वेश्चन और आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी आपको मिल जाएगा, आपके टेनियर में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, आप देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी करना है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को सेक्शन पढ़ के पता चलेगा, और सेक्शन 44A ये जो सेक्शन है ये हमारा आता है अंडर द हेड ऑफ PGBP, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो दोस्तों चलिए ये सेक्शन हमसे कहता है, प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये सेक्शन अप्लाई सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग किस बिजनेस में होते हैं, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज में। यानी कि जो लोग क्या करते हैं, जो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, गुड्स को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर इन बिजनेसेस से, जैसे कि मैंने बताया प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, इस बिजनेस से अगर कोई इनकम अर्न करता है तो वो अंडर सेक्शन 44A में टैक्सेबल हो जाएगा। ये सेक्शन हमसे क्या कहता है दोस्तों, ये सेक्शन हमसे कहता है कि ये जो ऊपर हमने बिजनेस आपको बताया 3, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, अगर कोई इसमें डीलिंग करता है तो वो इसके PGBP के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के या इस सेक्शन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि अगर हम हैवी गुड्स व्हीकल में डील करते हैं तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी, क्या अमाउंट होगा, और अगर आप लाइट गुड्स व्हीकल में डील करते हैं
तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो दोस्तों ये कहता है, इसकी कंडीशन है कि अगर आप हैवी गुड्स व्हीकल में डील करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 पर टन होना चाहिए कम से कम। अगर 1000 पर टन है या इससे ऊपर है तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, ये जो लिमिट है 1000 पर टन की ग्रॉस व्हीकल की, ये पर मंथ की लिमिट है, पर ईयर की लिमिट नहीं है। और दूसरा सेक्शन आपसे क्या कहता है, दूसरा पार्ट आपसे कहता है कि अगर आप लाइट गुड्स व्हीकल में डील करते हो तो जो आपका प्रॉफिट है वो 7,500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द विच न हैवी व्हीकल। ठीक है, ये आपसे कहता है कि जो आपका प्रॉफिट है एक महीने का वो 7,500 पर व्हीकल होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, बहुत ईजी है, 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं।